चलिए, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। गुड इवनिंग मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जल्दी से आप सभी लोग जुड़िए, अपने आज की क्लास को शुरू करने वाले हैं। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी को पुनः मेरी तरफ से। हमने राजस्थान ज्योग्राफी का स्टार्टिंग लेसन लिया था, जिसमें हमने राजस्थान की लोकेशन और उसका विस्तार कहां से कहां तक है उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। अपनी 2 क्लासेज उसको लेकर के डिटेल में डिस्कस की है। आज अपने 3rd क्लास जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक क्लास हमारी इस पीरियड को लेकर और होगी। उसके बाद में अगला जो दिन होगा वो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के होगा, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अपनी इस क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं। हमने जब ये क्लास स्टार्ट की थी उस समय हमने राजस्थान की अवस्थिति को लेकर के जो बातें कही थी वो तो हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली थी। दूसरी हमने बातें स्टार्ट की थी राजस्थान के विस्तार को लेकर के, और विस्तार वाले पॉइंट में हमने ये देखा था कि राजस्थान का विस्तार हम किन किन रूपों में बताएंगे। तो हमने अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा कर ली थी, इसकी अक्षांशीय विस्तार के बारे में। इसके बाद में हमने देशांतरीय विस्तार जो था उसके बारे में भी डिटेल से बातें कर ली। अब अपने पास बाकी 3 पॉइंट इसके अंदर और बचते हैं हमारे। वो 3 पॉइंट ये है कि हम एरिया देखेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करेंगे, फिर हम राजस्थान की आकृति के बारे में डिस्कशन करेंगे, और लास्ट अपने इसके अंदर राजस्थान की बाउंड्रीज या राजस्थान की जो सीमा है उसके बारे में अपने डिस्कशन करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो होगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हम और डिस्कस करेंगे आज, क्षेत्रफल, आकृति और सीमा को लेकर के। तो चलिए सबसे पहले अपने स्टार्टिंग करते हैं राजस्थान के एरिया वाइज या क्षेत्रफल वाले पॉइंट के साथ ही। देखिए आप, राजस्थान का अगर अपने क्षेत्रफल की बात करें तो इस क्षेत्रफल को अपने मेनली जो डिसाइड करते हैं वो तो वर्ग किलोमीटर में करते हैं, ये सभी आप जानते हैं, है ना। क्षेत्रफल को नापने की जो सामान्य इकाई है हमारी वो तो क्या है, वर्ग किलोमीटर इकाई है इसकी। तो वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का जो हमारा एरिया है वो अपने राजस्थान के द्वारा कवर किया जाता है। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इस वर्ग किलोमीटर वाला जो डाटा है हमारा इसको वर्ग मील में कन्वर्ट करके दे देता है ना। तो वहां पे अपने लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती है कई बार कि हमें वर्ग मील का पता नहीं होता है, तो फिर वो उस डाटा को अपने कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करें, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ज्यादातर क्या होता है, हमारे पास किलोमीटर जो है वो 1.06 वर्ग मील के लगभग होता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा होता है, ठीक है, किलोमीटर से। तो यहां अगर अपने वर्ग मील के हिसाब से डाटा देखेंगे तो ये आप सीधा सा याद कर लेना, 132,139 स्क्वायर मील। ठीक है, वो SQMI ये लिखता है अक्सर, यूनिट के रूप में जब देगा तो S स्क्वायर मील के रूप में देगा। ठीक है, हाँ PDF इसके अनिता अभी आज को इशू आ गया था इसके अंदर एप्लीकेशन में, हाँ ये अपडेट हुई है अभी। ये अपनी क्लास भी आज होनी मुश्किल लग रही थी मुझे, एप्लीकेशन को लेके कोई उन्होंने अपडेशन लगा रखा था, तो मैं कोशिश मैंने खूब की थी लेकिन वो हो नहीं पाई थी अपलोड। अब ये चूंकि अपडेट हो गया है सारा सिस्टम, तो इस क्लास के जैसे एंड होगा उसके तुरंत बाद ही आपको मैं PDF और डाउनलोड का जो ऑप्शन है, क्लास को डाउनलोड करने वाला ऑप्शन भी अभी तक इसमें एक्टिव नहीं हो पाया था, वो दोनों पॉइंट अभी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 बजे जैसे ही अपने ये क्लास एंड करेंगे उसके साथ ही आपको PDF वाला पार्ट जो है वो वही क्लास के साथ ही आपको अपलोड मिल जाएगा। हाँ हाँ, इस एप्लीकेशन का ही कोई इश्यू चल रहा था, उनके पूरा सिस्टम ही ये क्रैश हो रखा था, उसकी वजह से नहीं अपने अपलोड कर पा रहे थे। अब कर देंगे अपने। ठीक है, इस क्लास के एंड होने के साथ ही कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये डाटा अपने को इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब यहां पर क्या करता है एग्जामिनर, कई बार इससे साइड क्वेश्चंस भी हमारे से पूछ लेता है। जैसे अगर इस क्षेत्रफल की बात करूं तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत हिस्सा बनाता है, एक पॉइंट तो ये पूछ लेता है कई बार। सेकंड ये पूछ लेता है पृथ्वी के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान के अंदर आता है। फिर पूछ लेता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का
राजस्थान कितना प्रतिशत भाग बनाता है। ये एक दो डाटा इस तरीके के एग्जामिनर कई बार मैथमेटिकल टाइप की कैलकुलेशन करवा के आपसे पूछ लेते हैं। तो अगर पूरी पृथ्वी के टोटल एरिया की बात करें, अपनी पूरी पृथ्वी के टोटल एरिया की बात करें, तो उसके अंदर हम स्थल भाग और जल भाग पूरे को शामिल करते हैं। तो वहां जो हमारे पास पूरी पृथ्वी का अगर अपने बात करें, तो राजस्थान का ये जो एरिया है हमारे पास, ये पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का है लगभग 0.067%। पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं अपने, है ना, केवल स्थलीय भाग की बात नहीं कर रहे। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल अपने अगर अपने काउंट करेंगे ना, तो ये जैसे हमारी ग्लोब है पूरा या पृथ्वी है पूरी, तो इसका एरिया रहता है लगभग 51 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास, ये इसका एरिया है पूरा। लेकिन इस 51 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा स्थल भाग जो है वो केवल 29% ही है, बाकी 71% भाग पर तो जल है ये हमारा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। स्थल भाग में हम केवल और केवल इसको काउंट करेंगे 29%। तो जब हम 29% को काउंट करते हैं, पृथ्वी के स्थलीय भाग को ही अपने काउंट करते हैं, केवल पूरे को काउंट नहीं करेंगे, तो ये हमारा एरिया बैठता है 0.23%। यानी कि पूरी पृथ्वी के स्थलीय भाग का राजस्थान का क्षेत्रफल कितने परसेंट है, तो बताएंगे 0.23%। लेकिन अगर स्थलीय भाग ऑप्शन में नहीं है और टोटल क्षेत्रफल का अगर पूछ रहे, इसका मतलब स्थलीय और जलीय दोनों भागों को मिला के पूछ रहा है, तो हमारा एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया का या पूरी पृथ्वी के एरिया का कितना है, 0.067% हिस्सा बनाता है। ठीक है, और अगर पृथ्वी के स्थलीय भाग की बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से ये कितना है, 0.23%। ठीक है, यानी कि विश्व के स्थलीय भाग की अगर अपने बात करेंगे तो ये 0.23% एरिया जो है वो कवर करता है। फिर अगर इंडिया के टोटल एरिया की बात करें तो ये डाटा तो आप सभी को लगभग पता होता है, 10.41%। यानी कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का जो एरिया है वो कितने प्रतिशत हिस्सा कवर करता है, 10.41% हिस्सा पूरा करता है। हाँ जी, हाँ, भारत का 10.41% मान लो, और पृथ्वी का 0.67%। 0.67 नहीं है ना प्रमिला, 0.067 है ये। ठीक है, और पूरे पृथ्वी के स्थलीय भाग की अगर अपने बात करेंगे तो ये कितना है, 0.23%। स्थलीय भाग जो है उसका 0.23%। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो ये डाटा भी अपने को इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है इस प्रकार का। ये 10.24% इसीलिए बोल रहे हैं हम, क्योंकि हम ये भी बोलते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना है, 2.41%। ठीक है, या पूरा इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड के कितने प्रतिशत एरिया को कवर करता है, तो भारत 2.42% को कवर करता है। तो उस 2.42% का अपने राजस्थान के अंदर जो एरिया है, अगर इंडिया के क्षेत्रफल को अपने 100% मानते हैं, तो वहां हमारा जो एरिया निकल के आता है वो 10.41%। तो ये 2.42 तो भारत का क्षेत्रफल है, पूरे वर्ल्ड का 2.42 भारत का क्षेत्रफल है, उसका 0.23% हिस्सा जो है वो अपना राजस्थान बनाता है। ठीक है, तो 2.42 को अगर 0.23 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 10% बैठता है इसका। ठीक है, इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये 2.3 यानी कि 2.4 के आसपास जाके बैठता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से ये डाटा हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, चलो ये तो बात कर ली हमने राजस्थान के एरिया वाइज। अब ओवरऑल देखें तो राजस्थान पूरे देश का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये भी अपने जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो एरिया वाइज अगर देखेंगे तो वो अपना राजस्थान ही है। और ये राजस्थान सबसे बड़ा राज्य तब बना जब मध्य प्रदेश का विभाजन होकर के उससे अलग स्टेट्स बन गए थे। तो सन 1 नवंबर 2000 को राजस्थान जो है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक है, तो ये हमने राजस्थान के एरिया वाइज कुछ पॉइंट्स को कवर किया। अब राजस्थान के क्षेत्रफल को लेकर के कई बार एग्जामिनर कुछ पॉइंट और पूछ लेता है, जैसे ये फैक्ट ही है, बस फैक्ट याद करनी पड़ेंगे आपको कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो 128 देशों के क्षेत्रफल से बड़ा बताया जाता है। 128 देशों से बड़ा क्षेत्रफल रखता है अपना राजस्थान जो है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, सीधा सीधा इसको याद रखना है। अब राजस्थान के लगभग समान या राजस्थान के समान क्षेत्रफल वाला, ठीक है, वर्ल्ड में अगर कोई देश है तो वो देश है हमारे पास कांगो रिपब्लिक। इसका एरिया लगभग कुछ एक ही किलोमीटर का अंतर है कांगो रिपब्लिक में और राजस्थान में, है ना, 2-3 वर्ग किलोमीटर का ही अंतर है। बाकी सारा का सारा हमारा क्या है, एग्जैक्टली समान है किसके, कांगो रिपब्लिक के। इसके बाद में लगभग समान अगर अपने देखें, पूरा समान ना होकर लगभग समान वाले देश देखें तो इसमें हमारे जैसे जर्मनी देश आ जाता है, उसका एरिया लगभग राजस्थान के बराबर है। जापान का एरिया लगभग राजस्थान के बराबर है। इटली का एरिया लगभग राजस्थान के बराबर है। पोलैंड का एरिया लगभग बराबर है। तो ये वो कुछ यूरोप के देश हैं
एक जापान हमारी एशिया का देश है, जिनका टोटल एरिया जो है वो राजस्थान के एरिया का लगभग समान है। पूरा समान तो नहीं है, लगभग पूरा समान वाला ज्यादा नजदीक जो है वो हमारा कौन सा है, कांगो रिपब्लिक है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का देश जो है कांगा गणराज्य जिसको अपने बोलते हैं, वो राजस्थान के एरिया के लगभग करीब है। ठीक है, और ज्यादा दूसरे जो करीब देश है उनमें जर्मनी, जापान, इटली और पोलैंड जैसे देश आते। फिर क्या है, कई बार एग्जामिनर कितने गुणा वाले जो है वो भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे अपने इजराइल से राजस्थान का एरिया 17 गुना बड़ा है। मेन से बता देता हूं मैं आपको, इजराइल से अपना राजस्थान 17 गुना बड़ा है। बेल्जियम से अपना राजस्थान लगभग 11 गुना बड़ा है। बेल्जियम से अपना राजस्थान लगभग 11 गुना बड़ा है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे जो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका के 5 हिस्से कर दें, 5 श्रीलंका मिला लें तो अपना राजस्थान बनता है, तो लगभग 5 गुना है श्रीलंका से। ब्रिटेन से या यूके से अगर अपने बात करें तो लगभग 2 गुना, 1.5 से 2 गुना के बीच में है अपने ब्रिटेन से। ठीक है, तो हालांकि ये आजकल तो पेपर में कोई नहीं पूछता है इनको। ठीक है, ये गए जमाने की बातें होगी इस तरीके के क्वेश्चन पूछना। अब तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो बढ़िया स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछेगा कोई ना कोई। हाँ ठीक है, तो ये कुछ एक देश हैं जिनके एरिया के हिसाब से राजस्थान का एरिया क्या करता है, मैच करता है, तो इनको भी थोड़ा सा अपने ध्यान रख लेंगे इसके अंदर। हाँ जी, चलें आगे। अब देखो आप एरिया वाइज जब अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं तो एरिया के हिसाब से राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं जिनका विस्तार सबसे ज्यादा और सबसे कम मिलता है, तो ये भी एक सीक्वेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिलों में हम कौन से जिलों को काउंट करेंगे, 4 सबसे बड़े जिले कौन से काउंट करेंगे, और 4 सबसे छोटे जिले कौन से काउंट करेंगे, 4 सबसे छोटे जिले। अब यहां पे हमारे सामने क्या एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है ना। वो कंट्रोवर्सी ये खड़ी हो जाती है कि अभी नए जिले बन गए हमारे, तो नए जिलों का अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा अभी तक कोई मैप जारी नहीं किया गया उस तरीके का, है ना। ओवरऑल राजस्थान का तो कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी राजस्व गांव जो है जिससे एक जिले का एरिया डिसाइड होता है, रेवेन्यू विलेज जो बनाते हैं, पटवारी हल्का जहां पे बनाया जाता है, वही हमारा फाइनल डाटा होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एरिया को लेकर के। तो अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला काम पूरा हुआ नहीं है हमारा, तो इसके हिसाब से अभी तक हमारे पास 41 जिलों के एरिया वाइज डाटा उपलब्ध नहीं है हमारे पास। हाँ, वो अलग बात है कि अपने लगभग तहसीलों के हिसाब से काउंट करके अप्रोक्सीमेट एरिया बता रहे हैं कि हाँ लगभग एरिया इसका इतना होगा, फलोदी का इतना होगा, बालोतरा का इतना होगा, डिग का इतना होगा, खेरथल तिजारा का इतना होगा, लेकिन एग्जैक्टली अभी हमारे पास इस प्रकार का डाटा नहीं। ठीक है, तो अपने इसके अंदर जो अभी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे वो अपने पुराने वाले पढ़ेंगे, है ना। और 4 सबसे बड़े जिले हैं उनका सीक्वेंस बदलना नहीं है, मैं आपको वो तो वो ही रहेंगे, है ना। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, तो उससे कोई डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ ही नहीं है, तो उससे वही रहेगा उसका एरिया। बीकानेर दूसरा सबसे बड़ा, तो बीकानेर से भी कोई अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं बना है, तो बीकानेर भी वही रहेगा। तीसरे नंबर पर बाड़मेर की अपने बात कर रहे हैं, तो बाड़मेर से बालोतरा हालांकि बना है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं बना है कि बाड़मेर को रिप्लेस करके कोई और जिला उसकी जगह पे आ जाए, तो 3 नंबर पे आगे भी बाड़मेर ही रहेगा। चौथे नंबर पर पहले भी जोधपुर था, अब भी जोधपुर ही रहेगा, क्योंकि फलोदी उससे अलग हुआ है, लेकिन उतना बड़ा एरिया अलग नहीं हुआ है कि जोधपुर चौथे नंबर से 5वें 6ठे नंबर पे चला जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो लगभग जो बड़े जिले हैं हमारे राजस्थान के वो तो सेम ही रहेंगे, है ना। छोटे डिस्ट्रिक्ट जो हैं जैसे धौलपुर है, तो अब धौलपुर की जगह हो सकता है कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट खेरथल तिजारा जैसे आ जाए, है ना। उसका एरिया अभी अप्रोक्सीमेट ये माना जा रहा है कि सबसे छोटे एरिया वाला जो डिस्ट्रिक्ट बनेगा वो हमारा खेरथल तिजारा बन सकता है, या फिर डिग बन सकता है जैसे। तो ये फाइनल डाटा आने के बाद ही अपने को पता चल सकेगा। अभी अपने को इस कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं उलझना है कि किस जिले का क्षेत्रफल कितना है ना। आपको ऑनलाइन कुछ माध्यम में या अपने गूगल को सर्च करेंगे तो वहां आपको डाटा शो किए जा सकते हैं कि इतना एरिया होगा, लेकिन अभी अप्रोक्सीमेट एरिया है, वो एग्जैक्ट एरिया अभी तक हमें पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, हाँ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, यही हमारे 4 सबसे बड़े जिले पहले थे, यही लगभग अब रहने वाले। ठीक है, तो अपने बात कर लेते हैं 4 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे। नंबर फर्स्ट पर अपने ले लेते हैं जैसलमेर। जैसलमेर का एरिया आप सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, जैसलमेर का टोटल एरिया। ठीक है, तो 38,401 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारे अकेले जैसलमेर का है। ठीक है, और इस दृष्टि से अगर अपने बात करें तो जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला आता है। ठीक है, सबसे बड़े जिले में लेह का नाम आता है, उसके बाद में कच्छ का नाम आता है गुजरात के, और तीसरे नंबर पे हमारा सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला अपने राजस्थान वाला है। हालांकि वो भी दोनों मरुस्थलीय, एक लवणीय मरुस्थल है और एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, लेकिन ये एरिया वाइज अगर देखेंगे तो इंडिया का क्या है,
तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। 38,401 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया। फिर अगर अपने राजस्थान के एरिया से इसकी तुलना करें तो ये राजस्थान का 11.22% भाग बनाता है। पूरे राजस्थान के एरिया का अगर अपने बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो अकेला जैसलमेर जो है वो राजस्थान के कुल एरिया का कितना परसेंट हिस्सा बनाता है? 11.22% हिस्सा बनाता है। और इस दृष्टि से एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 10% से अधिक अनुपात रखने वाला 10% से अधिक अनुपात रखने वाला एकमात्र जिला है, रखने वाला एकमात्र जिला। ठीक है, यानी कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में 10% से अधिक, यानी कि ये 11.22 बोल रहे हैं हम, इतना 10% को क्रॉस करने वाला एक ही डिस्ट्रिक्ट हमारे पास, वो कौन सा है? जैसलमेर है। तो इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का 11.22% भाग बनाता है और 10% से अधिक अनुपात रखने वाला ये राजस्थान का क्या है? एकमात्र जिला है। ठीक है, फिर अपने कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सबसे छोटे जिले से इसकी तुलना करवा लेता है। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला अभी तक के डाटा के हिसाब से धौलपुर है हमारा, और धौलपुर का जितना एरिया है 3034 वर्ग किलोमीटर, अगर उस 3034 को इससे डिवाइड करने की कोशिश करें अपने, तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि जैसलमेर जो है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। 12.66 गुना क्या है? बड़ा है। यानी कि अगर 12.5 धौलपुर जैसलमेर में फिट किए जाएं तो फिट आ जाएंगे। ठीक है, इतना बड़ा एरिया है जैसलमेर का हमारा। तो धौलपुर यानी कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल में, उससे भी जैसलमेर 12.66 गुना क्या है? बड़ा जिला। ठीक है, उससे भी क्या है? बड़ा जिला है हमारा। ठीक है, 12.66 गुना। और एक बार कॉलेज लेक्चरर के पेपर में ये यहां तक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, सबसे छोटा राज्य जिसको हम गोवा बोलेंगे, तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य जो गोवा है, उससे भी जैसलमेर 10.37 गुना बड़ा है। ठीक है, अब यहां ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है अक्सर एग्जामिनर, ये मैथमेटिक्स कैसे क्वेश्चन बना लेते हैं, कई बार रीजनिंग टाइप्स कैसे क्वेश्चन बना लेते हैं। तो भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा से भी जैसलमेर कितने गुना बड़ा है? तो 10.37 गुना बड़ा है। राजस्थान के सबसे छोटे जिले से कितने गुना बड़ा है? तो बताएंगे 12.66 गुना बड़ा है। राजस्थान के कुल एरिया में जैसलमेर का योगदान कितना है? तो 11.22% भाग है। और एरिया वाइज देखा जाए तो भारत के अंदर कौन से नंबर पे आता है जैसलमेर? तो तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है क्षेत्रफल में हमारा, कौन सा? जैसलमेर। तो ये सारी बातें जैसलमेर के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके के मैथमेटिकल टाइप वाले सवाल कई बार पेपर के अंदर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो पैट जो अपने को याद हो सकता है वो तो अपने याद करने की कोशिश करेंगे, बाकी हो सकता है कई बार एग्जामिनर को दूसरे तरीके से पूछ ले, जैसे ये पूछ ले आपसे, ये 38,401 वर्ग किलोमीटर की अगर राजस्थान के एरिया से हम तुलना करें 3,42,200 किलोमीटर 239 वर्ग किलोमीटर से अगर इसकी तुलना करें तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान जैसलमेर से ठीक है 8.9 गुना बड़ा है। 8.9 गुना बड़ा है। यानी कि अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितने जैसलमेर बनाए जा सकते हैं, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ले आपसे, राजस्थान के टोटल एरिया में कितने जैसलमेर बनाए जा सकते हैं, तो 9 जैसलमेर हम बना सकते हैं। कितने जैसलमेर बना सकते हैं? लगभग 9 जैसलमेर हम राजस्थान के अंदर फिट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी मैथमेटिकल टाइप का सवाल, रीजनिंग टाइप का सवाल कि आपको ये एरिया पता है, राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल पता है, तो उससे गुणा भाग करवा के आपसे कोई ऐसा सवाल पेपर के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो इनके ऊपर भी थोड़ी सी अपनी को प्रैक्टिस रखनी है कि इस तरीके का सवाल अगर आए तो उसको अपने सॉल्व कैसे करेंगे। बाकी तो मोटे मोटे जितने पॉइंट है वो मैंने सारे लिख दिए। इसके अलावा भी मान लो कोई पॉइंट आ जाए, पूछ ले, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि राजस्थान का एरिया तो अपने को पता ही है, जैसलमेर का एरिया भी हमें पता है और सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी हमें पता है, तो उन्हीं का गुणा भाग करके कोई क्वेश्चन इसमें से निकाल सकता है। ठीक है, तो एक राजस्थान के अंदर कितने जैसलमेर फिट किए जा सकते हैं, है ना, या सेट किए जा सकते हैं, तो ये कितने? 9। तो 8.9 गुना लगभग अपना एरिया बड़ा है राजस्थान का, किससे? जैसलमेर से। तो लगभग 9 गुना बोल सकते हैं अपने इसको। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमने जैसलमेर के संबंध में पढ़े, राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के नाते। चलो अब अपने 2, 3 और 4 नंबर की बातें कर लेते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जैसलमेर ही अपने आप में बड़ी पहचान है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं दूसरे जिलों के नाम लिख देता हूं। दूसरा सबसे बड़ा जिला अगर अपने देखेंगे तो वो हमारा कौन सा है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट।
बीकानेर राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जिला, ठीक है। लगभग एरिया अगर अपने देखें इसका तो 30,247 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है किसका, बीकानेर, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हमारा बीकानेर। नंबर 3 पे अगर अपने बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा जिला आता है फिर हमारा कौन सा, बाड़मेर, ठीक है। बै से बीकानेर, बै से बाड़मेर, ठीक है। तो बाड़मेर का एरिया, वैसे इनका एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये 28,877 वर्ग किलोमीटर के आसपास एरिया है इसका, ठीक है, यानी कि 28,800 के आसपास मान सकते हो आप इसका एरिया। तो अभी इससे बालोतरा अलग हुआ है ना, इससे क्या हुआ है, बालोतरा अलग हुआ है। तो बालोतरा का एरिया लगभग मोटा मोटा हम कह सकते हैं 10 से 1,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है उसका। तो अब भी अगर इसमें से 10,000 वर्ग किलोमीटर माइनस कर देंगे तो भी 18,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया बचेगा इसके पास, है ना। तो भी ये 3rd नंबर पर ही स्टैंड करेगा, क्योंकि इससे बाद में आने वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा कौन सा, जोधपुर। इसके बाद आने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा कौन सा है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है। और जोधपुर का टोटल एरिया जो है वो लगभग हमारे पास 22,850 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो इसमें से फलोदी अलग हुआ है, इसमें से फलोदी अलग हुआ है, और फलोदी का एरिया बहुत बड़ा नहीं है, 6,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया बताया जा रहा है फलोदी का, ठीक है, लगभग अंदाजा बता रहे हैं अपने। तो ये भी 16,000 वर्ग किलोमीटर के ऊपर नंबर 4 पर ही बना रहेगा। हाँ, इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट था हमारा नंबर 5 पे नागौर, वो अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि नागौर में से डीडवाना कुचामन को अलग किया गया है, और डीडवाना कुचामन अलग हुआ है, इसका मतलब नागौर का एरिया लगभग आधा रह गया। तो ये 5 नंबर वाला चेंज होगा, निश्चित बात है। तो 5 नंबर पर इसके बाद नया जो जिला आएगा वो चूरू ही आएगा, है ना, जो पहले 6 नंबर पे था अब वो 5 नंबर पे आ जाएगा। तो 5वां सबसे बड़ा जिला नया बन जाएगा कौन सा, चूरू, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट का क्रम लगभग हमारा वही रहेगा जो अब से पहले हमने पढ़ते आए हैं अपने। तो जैसलमेर और बीकानेर के एरिया में तो कोई चेंज आना ही नहीं है, वो तो सेम टू सेम है, वैसे ही रहेंगे, है ना। जो चेंज आएगा वो थोड़ा बहुत किस में आएगा, बाड़मेर और जोधपुर के एरिया में चेंज आएगा, ठीक। तो ये अपने राजस्थान के 4 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने बात कर ली। चलो अब अपने बात कर लेते हैं राजस्थान के 4 सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हमारे कौन कौन से। सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम किसको काउंट करेंगे, सबसे छोटे। तो इसमें नंबर 1 पे जो आता है वो अपने अभी पढ़ा है कौन सा, धौलपुर जिला, ठीक है। पहला डिस्ट्रिक्ट इसमें कौन सा है, धौलपुर। और धौलपुर का टोटल एरिया कितना है तो ये आप आसानी से याद रख लेंगे, 3034 वर्ग किलोमीटर, 3034 वर्ग किलोमीटर का एरिया। और इसके हिसाब से अगर देखें तो ये राजस्थान का 0.89% भाग बनाता है, मात्र 0.89% हिस्सा बनाता है, ठीक है। और 1% से कम अनुपात वाला ये एकमात्र जिला है, 1% से कम अनुपात रखने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला, 1% से कम अनुपात रखने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला। तो हम उसमें किसको लेंगे, धौलपुर को लेंगे, ठीक है। 10% से ज्यादा अनुपात रखने वाला एकमात्र जिला जिसमें हम किसको लेंगे, जैसलमेर को लेंगे। 1% से कम अनुपात रखने वाला एकमात्र जिला तो हम किसको काउंट कर लेंगे, धौलपुर को काउंट कर लेंगे, ठीक है, धौलपुर को काउंट कर लेंगे, ठीक। अब कई बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन इसमें और भी बना लेता है, वो क्या बनाता है कि राजस्थान गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था, राजस्थान गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था, ठीक है। तो धौलपुर तो बहुत बाद में बना है, ठीक है। तो उस समय राजस्थान गठन के समय सबसे छोटा जिला हमारे राजस्थान का जो था वो कौन सा था, डूंगरपुर, ठीक है। उस समय रियासतों के अंदर जब अपना एकीकरण हुआ था उस समय डूंगरपुर की जो रियासत थी हमारी, उसका एरिया जो है वो जिलों के हिसाब से जब बनाए गए थे जिले हमारे, उस समय जिलों के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो था वो हमारा कौन सा था, डूंगरपुर था। हालांकि क्षेत्रफल के हिसाब से हमारी रियासत तो सबसे छोटी अलग थी, है ना, उसके बारे में तो आप राजस्थान इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन जब हमने फाइनली डिस्ट्रिक्ट बना दिए थे, ठीक है, हाँ, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो हमने बनाया था वो किसको बनाया था, डूंगरपुर को बनाया था। तो ये याद रखना है अपने को, गठन के समय डूंगरपुर है हमारे पास, ठीक। चलो सेकंड नंबर पे जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो हमारा आता है दौसा। दूसरा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दौसा। तो दौसा का एरिया लगभग रहता है हमारे पास 3,420 वर्ग किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 3,420 वर्ग किलोमीटर के आसपास, 3,432 कर लेना आप इसको, 3432 है ये, ठीक है। बाकी ये पूछेगा नहीं आपसे, आपसे ज्यादा से ज्यादा सीक्वेंस पूछ सकता है। और अब इन जिलों का सीक्वेंस बदलेगा, निश्चित बात है ना, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद में इन जिलों का क्रम निश्चित रूप से बदलेगा। तो अभी तो परीक्षा के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं उनमें यही पढ़ना पड़ेगा अपने को, धौलपुर, धौलपुर के बाद में नंबर 2 पे क्या आएगा, दौसा। तो पहला भी डी है, दूसरा भी डी है, तीसरा भी इसके अंदर डी ही आएगा। नंबर 3 पे जो हम शामिल करेंगे
मैं यहां लिख देता हूं नंबर थर्ड पे इसमें जो आएगा वो आएगा डूंगरपुर। राजस्थान का तीसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? डूंगरपुर। और नंबर 4 पे जो आएगा वो है प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये ट्रिपल डी और पी, 3 डी है और एक हमारे पास क्या है? पी। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और उसके बाद में प्रतापगढ़। ये 4 सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हमारे। सबसे बड़े जिलों में बात करें तो JBBJ है ना, JBBJ, बीबीजी की जे, ये ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये हमारे 4 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट थे और वो ट्रिपल DP जो है वो हमारे 4 सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इनके बारे में तमाम बातें जो हमने एरिया वाइज पढ़नी चाहिए थी हमें, वो सारी के सारी हमने कवर कर ली है। ठीक है, जैसलमेर के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते रहे, तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी राजस्थान के संदर्भ में ये जो एरिया है हमारे पास, टोटल पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना % है, स्थलीय भाग का कितना % है, भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना % है, तो ये भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में अक्सर फैक्ट वाले सवालों के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, तो इनका भी अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने क्षेत्रफल वाला जो पार्ट है उसको कवर कर दिया। अब अपने आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की आकृति या शेप के बारे में अपने बात करते हैं कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की। राजस्थान की शेप के बारे में हम क्या पॉइंट कहेंगे, तो देखो राजस्थान की शेप जो है, इसको सामान्य भाषा के अंदर अगर अपने बोलेंगे तो ये सामान्य नाम इसके संबंध में हम जो लेंगे, सामान्य नाम वो हम लेंगे पतंगाकार आकृति। पतंग की तरह की आकृति वाला स्टेट है हमारा कौन सा? राजस्थान। पतंगाकार आकृति के अंदर फैला हुआ स्टेट। ठीक है, पतंगाकार आकृति के अंदर फैला हुआ हमारा क्या है? स्टेट है। लेकिन राजस्थान की इस आकृति को सर्वप्रथम डिसाइड किया था या सर्वप्रथम वर्णित किया था, वो हमारे एक अंग्रेज विद्वान थे TH हेडले के नाम से। TH हेडले के नाम से। ठीक है, जयपुर रियासत के अंदर ये एक डॉक्टर की भूमिका में थे, है ना, एक चिकित्सक की भूमिका में थे और ब्रिटेन सरकार ने इनको जयपुर के अंदर सर्वे करने का काम सौंप रखा था राजस्थान का। तो इन TH हेडले के द्वारा सबसे पहले राजस्थान की आकृति को वर्णित किया गया था या डिफाइन किया गया था, और इस डिफाइन करने में इन्होंने जो शब्द काम में लिया था वो काम में लिया था रोम्बस आकृति। कौन सी आकृति? रोम्बस। ये आकृति इन्होंने अपने जो लेख था या अपना इन्होंने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें राजस्थान के लिए आकृति के संबंध में इन्होंने रोम्बस शब्द का यूज किया था, और इस रोम्बस का सामान्य अर्थ होता है हमारा विषम कोण चतुर्भुज। विषम कोण चतुर्भुज कहने का मतलब 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज तो है, लेकिन कोई भी एंगल इसका दूसरे किसी एंगल के समान नहीं है। इसका मतलब सारे कोण जो है वो इसके एक दूसरे से क्या है? अलग अलग है। तो विषम कोण चतुर्भुज की आकृति बताने वाला, हाँ, विषम चतुष्कोणीय, हाँ, कुछ भी बोल दो आप, विषम कोण चतुष्कोणीय भी बोल सकते हैं इसको, 4 अलग अलग कोणों वाला चतुष्कोणीय आकृति बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हालांकि चतुष्कोणीय आकृति थोड़ी सी अलग होती है, चतुर्भुज की तुलना में चतुष्कोणीय आकृति जो है वो थोड़ी सी क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, लेकिन चलो रोम्बस आकृति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब TH हेडले ने ये जो आकृति डिसाइड की थी राजस्थान की, ये आकृति इन्होंने, आकृति का निर्धारण जो किया था इन्होंने, आकृति का निर्धारण वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार किया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार किया था, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि राजस्थान की आकृति किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है, तो अपने बताएंगे वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये सिद्धांत क्या है, इसकी बात जस्ट अपने राजस्थान के जब भौतिक प्रदेश शुरू करेंगे, उन भौतिक प्रदेशों में हम सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, वहां हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, तो TH हेडले ने जो आकृति अपने राजस्थान की डिसाइड की थी वो इसी वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के आधार पर डिसाइड की थी। तो हमने सामान्य रूप से इसके लिए शब्द काम में लिया कौन सा? पतंगाकार। TH हेडले के द्वारा जो इसके लिए शब्द काम में लिया गया था वो था रोम्बस, या इसी को अपने इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे क्या? विषम कोण चतुर्भुज की तरह की आकृति। और ये आकृति डिसाइड जो की गई है वो किस आधार पर की गई है? वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के आधार पर की गई है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, आधुनिक जयपुर जो है राम सिंह द्वितीय जिनका नाम हम लेते हैं, ठीक है, तो राम सिंह द्वितीय के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और वहां जयपुर रियासत में ही काफी टाइम तक रहे थे TH हेडले।
तो वहीं उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसी रिपोर्ट के अंदर राजस्थान का नक्शा जो है, मैप जो है, उसको नाम दिया था इन्होंने किसका? रोम्बस। हाँ, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर हेडले जो था उसने राजस्थान की आकृति को क्या किया था? डिफाइन किया था। ठीक, यहां तक की बातें आप सबके क्लियर है? फिर अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान के महत्वपूर्ण बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक की बातें आपके क्लियर होगी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो अब अपनी बात करते हैं, इस पॉइंट में से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं जो अब अपने सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान की महत्वपूर्ण सीमाएं या राजस्थान की सीमा रेखा जो है वो किस प्रकार की है और इसकी बाउंड्री जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैली, कितने किलोमीटर में फैली हुई है और किस प्रकार की सीमाएं जो है वो राजस्थान के संदर्भ में लागू होती है। तो देखो, किसी भी एरिया की जो सीमाएं हैं वो हमारे पास दो प्रकार की हो सकती है। या तो किसी भी स्थान की जल के साथ सीमा लगती है, उसको तो अपने जलीय सीमा बोल देते हैं। और दूसरा, जब किसी भी स्थान की या किसी भी जगह की सीमा किसी दूसरे भूभाग के साथ ही लगती है तो उसको अपने स्थलीय सीमा की संज्ञा दे देते, स्थलीय सीमा की संज्ञा दे देते। तो राजस्थान की किसी भी प्रकार की कोई भी जलीय सीमा हमारी नहीं है, हम जलीय सीमा से काफी दूर हैं। जलीय सीमा से काफी दूर होने का मतलब है कि हमारे सबसे नजदीक जल वाला भाग कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, सबसे नजदीक पार्ट जो है वो हमारा कच्छ की खाड़ी वाला ही, और ये लगभग अगर अपने माने तो 225 किलोमीटर दूर है हमारे से। तो हमारी जलीय सीमा तो बिल्कुल लगती नहीं है किसी भी स्थिति के अंदर, है ना। सबसे नजदीक का अगर अपने बंदरगाह देखें तो वो हमारा गुजरात का बंदरगाह आता है। सबसे नजदीक का बंदरगाह अपने राजस्थान के, अगर जलीय सीमा की बात करें तो नजदीक लगने वाला बंदरगाह गुजरात का बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। तो कांडला हमारे सबसे नजदीक बंदरगाह, लेकिन वो कहीं भी हमारे साथ जलीय सीमा नहीं बनाते। हाँ, जलीय सीमा नहीं है राजस्थान की। ठीक है, हाँ, सबसे नजदीक जो हमारा पार्ट है जलीय सीमा के या जल वाला जो हमारे सबसे नजदीक पार्ट है वो हमारा कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है, जो अपने से लगभग 225 किलोमीटर दूर है। अरब सागर हमारे से लगभग कितना दूर है? 225 किलोमीटर दूर है। बंगाल की खाड़ी तो बहुत ज्यादा दूर है, 2900 किलोमीटर दूर है बंगाल की खाड़ी तो। हाँ, कांडला बंदरगाह हमारे सबसे नियरेस्ट जलीय सीमा के ऊपर स्थित हमारा क्या है? बंदरगाह। ठीक है, तो अब हमारी जो सीमा है वो सारी की सारी किस प्रकार की है? स्थलीय सीमा है। सारी की सारी सीमा हमारी स्थलीय सीमा है, और इस स्थलीय सीमा की अगर अपने लंबाई देखें तो ये लंबाई निकल के आती है 5920 किलोमीटर की लंबाई, 5920 किलोमीटर की लंबाई हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब स्थलीय सीमा भी हमारी, हम सब जानते हैं, दो प्रकार की है राजस्थान की। एक तो हमारी किसी भी दूसरे देश के साथ लगने वाली सीमा है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा की संज्ञा देते हैं। एक तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, दूसरी राजस्थान की 5 अन्य राज्यों के साथ लगने वाली हमारी क्या है? अंतरराज्यीय सीमा भी। दूसरी जो सीमा हमारी लगती है वो कौन से लगती है? अंतरराज्यीय सीमा के रूप में भी लगती है। तो इन दोनों सीमा रेखाओं को मिला के अपने क्या बोल रहे हैं? स्थलीय सीमा। और ये स्थलीय सीमा टोटल लेंथ की दृष्टि से बात करें तो कितनी है? 5920 किलोमीटर की लेंथ। अब इस 5920 के हमारे पास दो हिस्से हैं। 1070 किलोमीटर की जो लंबाई है हमारी, वो तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, जो कि हमारे पाकिस्तान देश के साथ लगती है, पाक के साथ लगती है। और इस रेखा को अपने एक नाम देते हैं रेड क्लिफ रेखा के नाम से। अभी हम बात करेंगे इस रेड क्लिफ रेखा के बारे में, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जो अंतरराष्ट्रीय रेखा हमारी लगती है या सीमा लगती है, उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर की लंबाई है उसकी। दूसरी तरफ हमारी बची हुई सीमा जो है, जो कि 4850 किलोमीटर लंबाई वाली है, वो हमारी अंतरराज्यीय सीमा है, जो अपने कुल मिला के बात करें तो 5 राज्यों से राजस्थान स्पर्श करता है, और उन राज्यों के साथ मिलने वाली सीमा जो है उसको अपने क्या बोलते हैं? अंतरराज्यीय सीमा बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारे राजस्थान की सीमाएं जो है वो किस प्रकार की नहीं है और किस प्रकार की है, और है तो कितने किलोमीटर लंबी है, और उसके भी दो भाग जो है वो कौन कौन से हमारे, और टोटल ये सीमा कैसी। अब अपने 1 बाय 1 करके इन दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में, सेकंड चैप्टर में अपने पढ़ेंगे अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। चलिए, सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में।
इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी कैसी है उसके बारे में बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर हमने इंडिया के संदर्भ में बात करें, क्योंकि जब अपने पाकिस्तान देश की बात कर रहे हैं तो अपने पूरे इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया के संदर्भ में ये बाउंड्री कहां से कहां तक फैली हुई है, तो ये हमारे गुजरात के बॉर्डर से शुरू हो जाती है। गुजरात के बॉर्डर से शुरू होकर के अपने राजस्थान के ठीक ऊपर अगर अपने बात करें पंजाब, और पंजाब से ठीक ऊपर जाएं तो J&K, और उसके बाद में लद्दाख वाला क्षेत्र हमारा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों तो हमारे अब यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं हमारे दोनों के दोनों। हाँ, दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। और ये वाले जो इलाके हमारे पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये हमारे 3 स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगने वाली ये जो हमारी बाउंड्री है पूरी, इसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से बोलते हैं। ये जो रेखा है इसी को अपने क्या बोल रहे हैं, रेड क्लिफ रेखा के नाम से बोलते हैं। ये लो, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। ठीक है, और इस रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई जो है वो लगभग हमारी है 3310 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, कितनी, 3310 किलोमीटर की लंबाई इन 3 राज्यों के साथ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमारी क्या करती है, टच करती है। तो ये पूरी लाइन जो है इसको अपने रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है उसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है ना। तो ये सर रेड क्लिफ के नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में, जो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय विभाजन के अंदर सीमांकन करने का जो काम है, ये वैसे ब्रिटिश सरकार के अंदर वहां की जो बार एसोसिएशन थी, वकीलों की जो एसोसिएशन थी, उसके अध्यक्ष थे उस समय। तो इनको लीगली बहुत ज्यादा नॉलेज था। ठीक है, कानूनी रूप से इन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज ले रखा था। तो बिल्कुल एक कागज का नक्शा बना करके इन्होंने ये लाइन खींच दी थी। तो वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी लाइन है जो कागज के ऊपर खींची गई है, नक्शे के ऊपर खींची गई है, और वहीं से हमारी ये भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री जो है वो क्या हो गई थी, तय हो गई। ठीक है, तो इनके नाम पर इस रेखा का नाम हम क्या रखते हैं, सर रेड क्लिफ रेखा के नाम से रखते हैं इसका, जिसकी स्टार्टिंग गुजरात से लेकर के लास्ट हमारे पास कहां तक है, लद्दाख तक। ठीक है, और इसको डिसाइड करने वाली जो तिथि थी हमारी, किस दिन ये डिसाइड हुई थी, तो वो तिथि थी हमारी 17 अगस्त 1947। आजादी तो हमें मिली है 15 अगस्त को, लेकिन इस रेखा के ऊपर फाइनली जो ठप्पा लगा था या फाइनली जो मोहर लगी थी ब्रिटेन सरकार की, वो लगी थी 17 अगस्त 1947। तो हमारी रेड क्लिफ रेखा जो राजस्थान के साथ लगती है, पाकिस्तान की सीमा है, इसका सीमांकन किस तिथि को हुआ था, तो तिथि अपने को याद रखनी है, 17 अगस्त 1947 को ये डिसाइड हो गया। ठीक, अब अपने इस रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, तो राजस्थान के संदर्भ में अपने इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, इसको अपने अलग पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा थोड़ा हमारा क्लियर हो जाएगा मैटर जो अपना। चलिए, इस रेड क्लिफ रेखा की अगर अपने स्टार्टिंग और एंडिंग देखें सबसे पहले तो, कि ये कहां से कहां तक फैली हुई है, और इसकी लंबाई तो हमने देख ली है ना। लंबाई तो अपने राजस्थान में इसकी देखेंगे तो कितनी है, 1070 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ पड़ती है। अब इसकी स्टार्टिंग हम उत्तर से मानते हैं। ठीक है, यहां से मानते हैं। तो उत्तर के अंदर गंगानगर जिला जो है उसकी एक लोकेशन है जिसका नाम है हिंदू मलकोट के नाम से। सभी ने आप इसने इसका नाम सुना है, हिंदू मलकोट, है ना। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ कोणा गांव लिख देते हैं, है ना, और हम जल्दबाजी में ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कई बार कि कोणा गांव क्या था, है ना, क्योंकि दिमाग में हमारे एग्जाम का प्रेशर इतना हाई हो चुका होता है कि हमें कोणा गांव और हिंदू मलकोट में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा होता है ना, और अपने हिंदू मलकोट को ही क्या मान लेते हैं, कोणा गांव मान लेते हैं। तो वहां कई बार ऐसी गलती नहीं करनी है ना, थोड़ा सा आराम से इम्तिहान से क्वेश्चन को पढ़ना है ना। अगर अपने सही तरीके से पेपर को अप्रोच करेंगे तो पर्याप्त समय है हमारे पास। ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का अटेम्प्ट नहीं करना है हमें जो कि गलत हो जाए हमारे से। ठीक है, तो ये हिंदू मलकोट जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का गांव है हमारा, यहां से इस बॉर्डर की शुरुआत होती है और ये पूरे पश्चिम से होती हुई लास्ट में दक्षिण पश्चिम वाली साइड में आकर के बाड़मेर के अंदर ये लोकेशन खत्म होती है, जिस सीमा को अपने या तो शाहगढ़ की सीमा बोल देते हैं, शाहगढ़, या इस गांव को अपने बोलते हैं भाकासर गांव के नाम से, या कई बार इसका नाम भाकल गांव के नाम से भी या बागल गांव के नाम से भी लिखा हुआ मिल जाएगा अपने। ठीक है, तो ये लास्ट में बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर आकर इसकी सीमा क्या होती है, समाप्त होती है। तो ये हिंदू मलकोट से लेकर के और बाखासर गांव के बीच में फैली हुई हमारी जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर की सीमा है, और इसी को अपने क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। हाँ दीपिका, बिल्कुल, एग्जाम का प्रेशर ऐसी चीज होती है ना। एग्जाम में पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि हम एग्जाम के उस 3 घंटे के टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है।
ये एक स्ट्रेटेजी होती है, एक रणनीति होती है, बहुत बड़ी रणनीति होती है ये। और ये रणनीति आप में कैसे आएगी? ये आएगी अभ्यास से। जब आप प्रश्नों को करोगे, उनका अभ्यास करोगे, तो धीरे धीरे करके आप में ऑटोमेटिकली वो चीजें अपने आप डाउन चली जाएगी, है ना। जैसे किसी इंसान में एक्साइटमेंट आती है ना कोई चीज को देख के, तो वो जब पहली बार एक्साइटमेंट आती है, मान लो पहली बार जब आप स्कूल गए थे तो आप में अलग प्रकार की एक्साइटमेंट थी, फिर आपने 12वीं तक वहां पढ़े, फिर जब आपके कॉलेज में जाने की बारी आई तब आप में एक अलग प्रकार की एक्साइटमेंट थी कि अरे अब तो हम स्कूल को पास करके कॉलेज में जा रहे हैं। और जब कॉलेज से पास आउट हो गए, आप बीएड में जा रहे थे, तब भी आपके एक अलग प्रकार की एक्साइटमेंट थी। अब आप सोच के देखो, अगर ये एक्साइटमेंट डेली हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाए, है ना, तो एक स्टेज पे जाके हमें हमारे अंदर धैर्य आ जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, है ना, कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज है हमारे लिए। ठीक है, तो वहां हमारे लिए सारी चीजें क्या होती है, धैर्यशील हो जाती है, आराम से करने वाली हो जाती है, और वहां अपनी गलतियां कम करते हैं, है ना। जब चीजें अभ्यास नहीं किया हुआ होता और पेपर अचानक से हमारे सामने आता है ना, तो ये वही होता है जिसने कभी हाथी नहीं देखा होता और अचानक से उसके सामने हाथी आ जाता है ना, तो उसको तो बहुत बड़ा लगता है कि अरे ये इतना बड़ी चीज क्या आ गई हमारे सामने। तो वही पेपर जो है वो आपके लिए हाथी की तरह ही है ना। उस हाथी को जब आप रोज देखोगे, उस डर को रोजाना दूर करोगे, फिर आप ऐसे कहोगे नहीं हाथी कुछ भी नहीं है ना। ये बहुत सिंपल एक एनिमल है, और अगर इसके साथ अगर अपने अच्छे से रहेंगे तो ये हमारे साथ बहुत अच्छे से रहेगा। ठीक है, तो हाथी मेरा साथी, तो पेपर आपका साथी, बस ये मान के चलो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऐसा ही करेंगे अपने। हाँ जी, बिल्कुल, टेंशन मतलब आप अभी हमारा ये विज्ञान का एक कंसेप्ट होता है ना, डोपामाइन होता है एक हमारे शरीर के अंदर, वो जितना ज्यादा सिक्रेशन होता है ना हमारे, उतनी ज्यादा स्ट्रेस आती है हमारे दिमाग में, है ना। डोपामाइन नाम का एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे हार्मोन्स को क्या करता है, बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है ना। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो तो आप सबसे पहले क्या निकालते हो, मोबाइल निकालते हो अपना, है ना। 15 मिनट के लिए 15 मिनट अपने क्या करते हैं, रील देखते हैं, है ना, या रील बना लेते हैं, चलो कोई ऐसी चीज बना लेते हैं। फिर आप 15 मिनट में आप क्षणिक रूप से वो डोपामाइन जो है वो आपका सीक्रेट होना बंद हो जाता है, स्रावित होना बंद हो जाता है। आप जिस टेंशन में थे उस टेंशन को थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं, लेकिन होगा क्या उससे, आपका 1 घंटा बीत गया, है ना। बाद में जैसे ही आप दोबारा उस चीज को सोचना शुरू करोगे, वापिस हमारे अंदर स्ट्रेस आनी शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रेस का अपने स्थायी समाधान करें, हमारे लिए वही बेटर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर कैसे आएगी, जब धीरे धीरे हम इन चीजों के ऊपर अभ्यस्त होंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, जब इन चीजों के करने का अभ्यास हमारे अंदर आ जाएगा, तब ये चीजें हमें अटपटी नहीं लगेगी। ठीक है, तब ये चीजें बहुत आसान लगेगी। और मैं गारंटी देता हूं, एक सिलेक्शन करवा लो आप, है ना, किसी भी एग्जाम में करवा लो, उसके बाद में लगातार आपके सिलेक्शन होते ही चले जाते हैं। रीजन यही होता है ना, कि वो ट्रिक और वो पेशेंस आपके अंदर आ जाता है कि पेपर को मुझे अटेम्प्ट कैसे करना है। पढ़ तो आप तब भी वही रहे होते और तब भी बाद में भी वही पढ़ रहे होते, लेकिन आपके पेपर के करने का जो स्किल होता है ना, वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैं मेरी कहूं तो मैंने जब पहली बार एग्जाम पास किया था, उस समय मैं बीएड पास आउट ही हुआ था। आज तो नियम ये है कि जैसे जिस समय आप फॉर्म भर रहे हो उस समय आपके पास सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। जब मैंने बीएड की थी उस समय, जब मैं पेपर दे के आया था, उस समय इधर मैंने बीएड के पेपर दिए थे, और ग्रेड 3 का जब रिजल्ट आया था तो उस समय मेरी बीएड उससे पहले, ठीक पहले मेरा रिजल्ट आया था। तो तब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था आरपीएससी में। तो उस दिन जब आप रिजल्ट आ जाए और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो, उस दिन आपके पास डिग्री हो तो आपकी डिग्री मान्य मान ली जाती है। तो मेरा पहला सिलेक्शन जो हुआ था, उस समय मैं इस दुनियादारी की भीड़ से अलग था बिल्कुल। मुझे नहीं पता था कि वास्तव में बाहर क्या चल रहा है, लोगों की तैयारी कितनी है। आज तो आपके पास 1000 सोर्सेज है, मान लो, हाँ 1000 सोर्सेज है, आप सब चीजों को देख के तैयारी कर रहे हैं। उस समय गिनती की किताबें होती थी जैसे हमारे, ठीक है, तो हम उन्हीं को पढ़ते थे। बाहर हमारे साथ वाला कैसी तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी कितनी है, उसके टेस्ट में, टेस्ट तो होते ही नहीं, टेस्ट तो अपने आप से ही होता था। और मैं कहता हूं आज के समय से वो समय बहुत बेटर था, है ना। आज के समय में भटकाव बहुत ज्यादा आ गया आपकी लाइफ में, है ना। आप इधर से भी सामान इकट्ठा कर लो, उधर से भी कर लो, ये टेस्ट भी दे लें, ये टेस्ट भी दे लें, इसमें भी कुछ कर लें। ऐसी चीजें जब आपके जीवन में आती है ना, तब आप सिलेक्शन से थोड़े दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं एक चीज को पकड़ के चलो, उसी के ऊपर विश्वास करो, और फिर चाहे वो जैसा भी करवाए, या तो वो हमारी नैया पार लगाएगा, है ना। जब अपने गाड़ी में बैठते हैं किसी के साथ, तो हमारा सारा जो जीवन होता है वो ड्राइवर के हाथ में ही होता है ना। चाहे उसमें आप कितने नॉलेज रखते हो, कितने पैसे वाले हो, कितनी आपकी उम्र कम हो, वो कोई मायने नहीं रखती, है ना। तो ऐसी ही चीज है। तो आप मतलब चीजों के प्रति डाइवर्ट नहीं होना है आपको। कोई अगर आपसे कहे कि वो फलां चीजें ऐसे होती है, या फलां में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या अपने वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अपने को उस चीज को लेकर के इतना ज्यादा
एक्साइटेड नहीं होना है कि मैंने तो ये किया ही नहीं और मेरे से तो ये रह ही गया, है ना। 100% नंबर किसी के नहीं आते हैं, है ना। लास्ट सिलेक्शन जो होते हैं वो 65-70% पे सिलेक्शन होते हैं, है ना। तो 30% चीजें तो टॉपर को भी नहीं आ रही होती है ना। और नीचे 500 रैंक तक आते आते 5-4%, 6% और मेरिट डाउन हो जाती है। तो अपने को उन चीजों पे नहीं जाना है ना। हमारी मेहनत अगर सही है, सही दिशा में है, तो एक दिन हम भी टॉपर बन जाएंगे। टॉपर कोई अलग तो होते नहीं है, कोई अलग दुनिया से आते नहीं है, अपने बीच से ही निकलते हैं। बस फर्क यही होता है कि वो इन चीजों पे, जिन चीजों को लेके चले थे ना, उन्हीं के ऊपर लास्ट तक चलते रहे, है ना, और उन्होंने विजय पाई भी है। तो ऐसा अपने अंदर भी आएगा, लेकिन अब आपको कुछ अलग डिसाइड करना पड़ेगा कि अब तक जो होता आया है मुझे उससे थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पिछली चीजों में हमारी बहुत सारी कमियां रही थी, उन कमियों को हम कैसे दूर करें। ठीक है, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। तो वो काम आप एक दिन में नहीं कर सकते, एक महीने में नहीं कर सकते, वो रोजाना आपको करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही करते करते एक दिन पेपर का दिन आ जाएगा और आप जब पेपर में बैठने जाओगे आप बड़े धैर्यवान, शांत चित्त होकर के जाओगे, है ना। आपको ये विश्वास होगा कि मैंने खूब सारी प्रैक्टिस भी की है, खूब सारी चीजों को सोल्व भी किया है। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा तो मैं और क्या कर सकता हूं। तो बाकी सब चीजें फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो जो करेगा वो बहुत बेहतर करेगा। ठीक है, मेरे से भी अक्सर तैयारी करने वाले बच्चे या मेरे जो जूनियर्स हैं या मेरे से जो मतलब मेरे साथ में तैयारी करके जो आरएएस बन गए, आज प्रॉपर एसडीएम रैंक के ऊपर सिलेक्टेड है मान लो, वो हमेशा एक चीज मुझसे कहते हैं कि भाई साहब आपको देख के मतलब हमें इतना नॉलेज की दृष्टि से या और चीजों की दृष्टि से हम खुद को इतना कमतर मानते हैं कि हमारे सिलेक्शन हो गए लेकिन आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। आप हर बार इंटरव्यू दे आते हैं, है ना, हर बार आप अच्छा लिख के भी आते हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे आप क्या मानते हो। तो मैं एक ही चीज मानता हूं, हो सकता है मेरे अंदर अभी वो कमियां हो जो मुझे खुद को नजर नहीं आ रही हो, आपको नजर नहीं आ रही हो, लेकिन एग्जामिनर आरपीएससी को नजर आ रही हो। ठीक है, तो ये चीजें अपने को माननी पड़ेगी, है ना, कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां रही है, उसकी वजह से ही आज तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। अगर मैं अपने ये मान के चलें कि हम तो खाम खान है ना, हमने अब तक जो पढ़ा है उस तरह तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है, तो ये वहम अगर अपने अंदर रहेगा तो फिर हमारे लिए दुविधा है। ठीक है, आज भी मैं रोजाना सीखता हूं, आज भी मैं रोजाना नई चीजें देखने की, सर्च करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो एक अपना काम यही है, आगे होना नहीं होना वो सारी बात ईश्वर के हाथ में है ना। उसने अपने को जिस काम के लिए नियत किया है वो काम भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे अब कम ही एक्साइटमेंट आती है चीजों को लेकर, जब ये आरएएस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, जैसे है ना, पहले सितंबर का बोल रहे थे, अभी एक स्टेप और इंटरव्यू का बाकी पड़ा है, तो कह रहे हैं अक्टूबर में आएगा, तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन कईयों को मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, दिन रात कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है, आप बताओ। अरे आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसी चीजों को लेकर हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि अब तो हमारा रिजल्ट भी आने वाला है। अपनी मेहनत करते रहें, उस दिन के लिए मेहनत करते रहें जब हमारा फाइनली पेपर होने वाला है और उसकी डेट आई चुकी है आपके सामने, उसको दीवार के ऊपर लगा लो कि हाँ अपना टारगेट ये 25 जून, 26 जून, 10 जुलाई, जब भी आपका पेपर होगा वो डेट आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हर वक्त सोते समय, उठते समय, खाना खाते समय, टहलते समय, सोचते समय वही डेट आपके दिमाग में चलनी चाहिए, है ना, कि हमें इस डेट को कुछ बड़ा करना है। इस डेट को हमें एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में लिया है और इस डेट को हम एक दिन हमारी मंजिल के अंदर बदलेंगे। ठीक है, फिर आपके लिए सारी चीजें पॉजिटिव है। तो भटकाव नहीं आने देना है, जिस लाइन पे चल पड़े हो, जिस गति से चल पड़े हो, उसके ऊपर अनवरत चलते रहिए। ठीक है, बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं, मैं आपको बताऊं 1% कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने एक रास्ता चुना, एक सोर्स चुना और फिर लगातार उसी के ऊपर चलते गए। तो उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक न जाने कितने पेपर्स को क्रॉस कर लिया, और जो इधर उधर से हर जगह से चीजों को इकट्ठा कर करके ला रहे थे वो रास्ते में ही रह गए। उनके ऊपर भारी इतना हो गया कि अब उनको लेके आगे चल ही नहीं पा रहे। मैटर इतना इकट्ठा कर लिया कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं कौन सा पढ़ूं। अच्छा, एक एक बार पढ़ भी लिया, फिर उनको ये लगता है कि मेरे तो कुछ याद ही नहीं है ना, मेरे को तो सारी चीज नहीं लग रही है। तो इसी वजह से नहीं लग रही है क्योंकि आपने इतना सारा बोझ अपने ऊपर लेके चल पड़े आप। ठीक है, तो वो चीजें लास्ट में परिणाम नहीं देती है फिर, और परिणाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखेंगे अपने। रोजाना थोड़ी थोड़ी चीजें ये डोज के रूप में आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, है ना। वैसे 4, 5, 7, 8 मिनट ही होगी हमारी लेक्चर की जिसमें हमने ये डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, तो हाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें थोड़ा सा, और तैयारी में शुरू से ये चीजें लेके आओ आप, फिर अपने आप अपने लिए सारी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब जो हो रहा है ना वो अपने अच्छा हो रहा है, पिछले की तुलना में अच्छा हो रहा है हमारा। ठीक है, तो वो अपने काम करना है। चलो
जल्दी से अपने इसको कवर करते हैं। तो ये हिंदू मलकोट से लेकर के हमारी सीमा जो है वो कहां तक टच हो रही है, बाखासर गांव या शागड़ सीमा तक हमारी टच हो रही है। अब इस सीमा पर आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर अपने बात करें तो ये हमारा सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके ठीक नीचे ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन सा है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। नंबर 3 पे हमारे पास बहुत छोटी सी सीमा लगने वाला एक डिस्ट्रिक्ट और बन गया यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर, कौन सा, फलोदी, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला है हमारा कौन सा, जैसलमेर। और उसके बाद में लास्ट नंबर पे हमारा जो खत्म करता है सीमा को वो कौन सा है, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। तो शुरुआत कर रहा है और एंड कर रहा है। ये दोनों की सीमा रेखा जो है हमारी वो 2 के डिजिट में शुरू होती है, 2 के डिजिट में शुरू होती है। ये देखो इसकी सीमा 210 किलोमीटर और इसकी सीमा 228 किलोमीटर। तो जिसने शुरू किया था और जिसने खत्म किया है वो दोनों ही 2 पर है, वो दोनों ही क्या है, 2 पर है, ठीक है। एक ने शुरू किया था वो कम पे है 210 और जिसने खत्म किया है वो 228 पर। फिर इसके बाद में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हमारा, तो सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ी सीमा रखेगा, 464 किलोमीटर के आसपास इसकी सीमा लगती है। अब इस सीमा का कहते हैं कि एक छोटा सा पार्ट जो है वो फलोदी के अंदर चला गया है, ठीक है। नोख जो तहसील या नोख वाला जो पार्ट है वो फलोदी के अंदर जा चुका है। तो अब ये सीमा कितनी होगी ये तो भविष्य ही बताएगा हमें, लेकिन लगभग वहां के लोग या आइडिया ये कहता है कि ये 30 किलोमीटर के आसपास की सीमा होगी जो फलोदी बनाएगा। तो आने वाले समय में तो हो सकता है जब नया डाटा आएगा हमारा उस समय तो फलोदी न्यूनतम सीमा बनाने वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट बन जाए, लेकिन एट ए टाइम हम डिस्ट्रिक्ट जिसको लेंगे वो लेंगे बीकानेर को, 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। तो ये जो 1070 की हमारी लंबाई है ये 4 भागों में बटी हुई है, 464 किलोमीटर, 228 किलोमीटर, 210 किलोमीटर और 168 किलोमीटर। ये चारों मिलकर के हमारी कितनी बना रहे, 1070 किलोमीटर की सीमा बना रहे, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर जो है हमारी वो 5 जिलों के साथ या 5 जिलों से बनने वाली हमारी क्या है, बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर में हर एक जिले का अपना अलग अलग महत्व है, हर एक जिले का अपना अलग अलग महत्व है। अगर गंगानगर की मैं बात करूं तो इस इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे नजदीक जो हमारा जिला हेडक्वार्टर लग रहा है वो हमारे किसका लग रहा है, गंगानगर का लग रहा है। सबसे नजदीक जिला हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो पड़ता है वो हमारा किसका पड़ता है, गंगानगर का पड़ता है। जबकि सबसे दूर वाला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कौन सा है, बीकानेर का। सबसे दूर जिला हेडक्वार्टर जो है वो हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट अपने गंगानगर के बारे में और बीकानेर के बारे में ध्यान रख लेंगे, ठीक। अब एरिया वाइज अगर अपने बात करेंगे तो एरिया वाइज अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर हमारा सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है, जैसलमेर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। जबकि सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में अगर अपने बात करेंगे, सबसे छोटा जिला अगर अपने बात करेंगे तो वो जिला हमारा एट ए टाइम के हिसाब से कौन सा है, गंगानगर। हो सकता है थोड़े टाइम बाद में ये फलोदी हो जाए हमारा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लेकिन एट ए टाइम के डाटा के हिसाब से गंगानगर सबसे छोटा जिला भी है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर स्थित है जो, और सबसे नजदीक जिला हेडक्वार्टर जिसका लगता है वो भी हमारा यही है। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जैसलमेर है, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कौन सा है, बीकानेर। सीमा को एंड करने वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है, बाड़मेर, ठीक है। तो ये तमाम बातें अपने राजस्थान वाली साइड के अंदर इसमें कंफर्म रखनी है, ठीक। अब अपने बात करते हैं पाकिस्तान वाली साइड की। तो पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान, हमारा तो क्या है ना, उनका ये। तो इसके हमारे 2 स्टेट्स जो हैं वो हमारे एक स्टेट के साथ सीमा बनाते हैं। एक पंजाब का प्रांत है वहां का और एक यह है सिंध का प्रांत। तो एक पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। तो हमारा राज्य बोल दो, उनके प्रांत बोल दो, ठीक है। तो अपना राजस्थान जो राज्य है वो पाकिस्तान के 2 राज्यों के साथ सीमा टच करता है, 2 प्रांतों के साथ सीमा टच करता है। एक प्रांत हमारा पंजाब वाला प्रांत है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, सिंध प्रांत है, वहां सिंध प्रांत। अब प्रांत है तो उसके अंदर आगे जिले भी होंगे। तो यहां पाकिस्तान वाले जिले कौन कौन से हैं उनकी अपनी बात करते हैं। तो पंजाब प्रांत के यहां पर लगने वाली जो सीमाएं हैं वो हमारी मुख्य रूप से 3 डिस्ट्रिक्ट्स की सीमा यहां पे लगती है पंजाब प्रांत के हिसाब से। सबसे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट यहां पे टच करता है उसका नाम है बावल नगर के नाम से। अपना गंगानगर और उनका बावल नगर, नगर से नगर है ये। फिर बावलपुर के नाम से, बावलपुर के नाम से। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट यही था बावलपुर, इसी से अलग होकर के बन गया हमारा कौन सा, बावल नगर, ठीक है। इसी से अलग होकर के बना है। एरिया वाइज बात कर रहे हैं अपने जमुना। अभी सबसे बड़े जिले पढ़े ना हमने राजस्थान के, जैसलमेर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था नंबर 1 पे, दूसरा सबसे बड़ा जिला बीकानेर, तीसरा सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा था, बाड़मेर। तो ये तीनों तो सबसे बड़े जिले हो गए एरिया वाइज। तो एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे छोटा जिला जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर आता है, ओवरऑल राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, छोटा बीकानेर कैसे होगा बेटा, बीकानेर तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है,
तो एरिया वाइज बीकानेर तो दूसरा सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। हाँ, चारों जिलों में सबसे छोटा जिला जो आएगा वो गंगानगर ही आएगा एरिया वाइज अगर देखेंगे, क्योंकि ये तो तीनों जिले राजस्थान में, अभी हमने क्रम देखा था ना 1 2 3 4 का, उसमें 3 सबसे टॉप जिले यही थे जो एरिया में सबसे बड़े थे हमारे। तो सबसे छोटा फिर चारों में कौन सा हुआ? गंगानगर ही हुआ। सीमा सबसे छोटी बीकानेर की लगती है बेटा, 168 किलोमीटर सीमा रेखा के हिसाब से सबसे छोटी सीमा बीकानेर की है, लेकिन एरिया या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे आता है उनमें कौन सा है? गंगानगर ही। हाँ, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। वो बात मैंने जो की है वो सबसे छोटी सीमा की बात नहीं की, सबसे छोटे जिले की बात की है मैंने। हाँ, बीकानेर की सीमा कम है और गंगानगर का एरिया कम है, ये बात अपने को ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब पंजाब प्रांत की अपने बात करते हैं। तो पंजाब प्रांत का जो डिस्ट्रिक्ट तीसरा है उसका नाम है रहीम यार खानपुर। ठीक है, या रहीम यार खानपुर के नाम से। तो ये 3 जो प्रांत है या 3 जो डिस्ट्रिक्ट है, ये है तीनों के तीनों किसके? पंजाब प्रांत के जिले हैं। किसके? पंजाब प्रांत के डिस्ट्रिक्ट हैं ये तीनों के तीनों। हाँ जी, तो पंजाब के 3 प्रांतों के 3 जिलों के साथ सीमा लगती है अपने राजस्थान। फिर सिंध प्रांत के जिले कौन कौन से हैं इनकी अपने बात कर लेते हैं। तो सिंध प्रांत के टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के साथ टच होते हैं। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट है सिंध प्रांत के। देखो आप, उनके पास गोटकी है, अपने पास गोटा है। ठीक है, गोटकी है। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ का कौन सा है? सुकर। गोटकी है, दूसरा है सुकर। तीसरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है यहाँ पर खेरपुर के नाम से। ठीक है, तो गोटकी के नाम से, सुकर के नाम से, खेरपुर के नाम से। चौथा डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर टच होता है वो है संगर डिस्ट्रिक्ट। पांचवा जो डिस्ट्रिक्ट है इनका वो है उमरकोट डिस्ट्रिक्ट। और लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा थार पारकर डिस्ट्रिक्ट, जिसके ऊपर हम गाय की एक नस्ल का नाम भी पढ़ते, थार पारकर के नाम से। ठीक है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बात करें तो राजस्थान के जिले तो है 5 जो इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहे हैं, और पाकिस्तान वाली साइड में अगर अपने जाएंगे तो यहां डिस्ट्रिक्ट है टोटल 9। तो पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा राजस्थान के 5 जिलों के साथ लगती है। ठीक है, और 9 जिलों में 3 जिले जो है वो हमारे कौन से? पंजाब प्रांत के हैं, और 6 जिले जो है वो हमारे किसके? सिंध प्रांत के। 6 जिलों के साथ सीमा लगती है किसकी? सिंध प्रांत की। ठीक है, तो ये अपना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसके साथ लगने वाले पाकिस्तान वाले जिलों की हमने बात कर दी। अब इसमें भी क्या है, थोड़े थोड़े पॉइंट हम और ऐड कर लेते हैं। देखो आप, अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान का सबसे उत्तरतम जिला जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, तो सबसे उत्तरतम जिला है बावल नगर के नाम से। पाकिस्तान का बावल नगर जो है, हाँ, पाकिस्तान का बावल नगर जो है ये सबसे उत्तरतम सीमा बनाता है हमारी। और पाकिस्तान का सबसे दक्षिणतम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? थार पारकर के नाम से। कौन सा है? थार पारकर के नाम से। ठीक, तो अब अपने एक कंपेरेटिव सी सारणी बना लेते हैं मेरे हिसाब से, तो अपने बातें ज्यादा क्लियर होगी। देखो आप, पहले हम लेते हैं यहां से पाकिस्तान वाले जिलों के हिसाब से। ये पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, अपने सामने अपने बात कर लेते हैं राजस्थान की। ठीक है, सेम पॉइंट हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ लेंगे। जैसे पहला पॉइंट अगर देखें तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? तो यहां हम बताएंगे सीमा, सबसे लंबी सीमा बनाता है वो है बावलपुर के नाम से। बावलपुर पाकिस्तान की तरफ से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बावलपुर। और अपने राजस्थान की तरफ से बात करेंगे तो इसका मुकाबला करने के लिए हमारे सामने कौन सा जिला है? जैसलमेर। देखो 5 वर्ड इसके नाम में थे, 5 वर्ड अपने नाम में। तो अपना जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान के कौन से नगर को चुनौती देता है? बावलपुर को चुनौती देता है, बावल नगर को नहीं, बावलपुर को चोटी देता है। ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है उनका? पाकिस्तान की तरफ से उनकी सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला, तो इसको अपने बोलते हैं उमरकोट। अमरकोट बोल दो या उमरकोट के नाम से बोल दो, उमरकोट। ये है वहां का सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला। तो उनका कोट छोटा है, उनका कोट क्या है? छोटा है ना। तो इससे याद रख लो आप कि पाकिस्तान वालों का कोट क्या है? थोड़ा सा छोटा होता है। और हमारे वालों के अंदर अगर अपनी बात करें तो सबसे छोटी सीमा इनका मुकाबला करने के लिए हमारे सामने जो जिला है वो कौन सा है? बीकानेर है। कौन सा जिला है? बीकानेर।
ठीक। तीसरा पॉइंट हम जो बात करते हैं वो ये करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक इनका कौन सा लगता है, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय पाकिस्तान का कौन सा टच करता है। तो यहां भी हम नाम लिखेंगे किसका, बावलपुर का। कौन सा, बावलपुर का। बावलपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ सबसे नजदीक टच करता है पाकिस्तान का। ठीक है, अगर यहां अपने बात करें राजस्थान की तरफ से तो सबसे नजदीक जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल बॉर्डर के वो कौन सा है, गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। चलिए चौथे पॉइंट पे बात करते हैं अब अपने, सबसे दूर स्थित डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कौन सा है। पाकिस्तान वाली साइड की बात कर रहे हैं अपने कि पाकिस्तान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो कि सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। तो इसमें हम नाम लिखते हैं खेरपुर का। किसका, खेरपुर का। पाकिस्तान का खेरपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारी राजस्थान बॉर्डर से क्या है, सबसे ज्यादा दूरी पर। अपने राजस्थान की तरफ से अगर अपने बात करें तो हम बात करेंगे किसकी, बीकानेर। ठीक है, सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इंटरनेशनल बॉर्डर से सबसे ज्यादा दूर भी है और सीमा की लंबाई की दृष्टि से भी बीकानेर हमारा सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जिला। चलिए नंबर 5 पे अपने बात करते हैं, इनका सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, इनका सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, उसकी बात कर लेते हैं। तो इनका सबसे बड़ा जिला है वो भी हम एक ही लिखेंगे, बावलपुर के नाम से। तो बावलपुर हर दृष्टि से इनका बड़ा है, सीमा की लंबाई की दृष्टि से बड़ा है, नजदीक में भी बड़ा है, एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है। और अपने वाली साइड में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो डिस्ट्रिक्ट हमारा वो कौन सा है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर। चलिए नंबर 5 लास्ट अपने बात करते हैं कि पाकिस्तान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे साथ सीमा बनाता है। ठीक है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान का है लेकिन हमारे साथ क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो हमारे साथ बॉर्डर बनाता है इनका वो है सुकर जिला। कौन सा, सुकर जिला। ठीक है, तो नाम में ही आधा है इसके, आधा क्या आता है, इसलिए ये क्या है, छोटा ही डिस्ट्रिक्ट होगा, सुकर। और अपने वाली साइड में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, गंगानगर। ठीक है, गंगानगर। तो पाकिस्तान के कितने जिले हमारे साथ सीमा टच करते हैं, 9 जिले। राजस्थान के कितने जिले हैं, 5 जिले। राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट। बताओ ये सारणी आपके समझ में आ गई या नहीं आई, है ना। अब अगर आपसे एक क्रम भी पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जिलों का क्रम बताइए आप, तो आपको यही क्रम याद रखना है। सबसे उत्तर में बावलनगर, उसके बाद में बावलपुर, उसके बाद में रहमियार खानपुर, उसके बाद में सीधा सिंध प्रांत के डिस्ट्रिक्ट पे आ जाना है घोटकी, उसके बाद में सुकर, उसके बाद में खेरपुर, संगर, उमरकोट और सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बाड़मेर के साथ टच होता है वो कौन सा है, हमारा थार पारकर। कौन सा है, थार पारकर। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। अब एक चीज और देखो आप, ये हमने इंटरनेशनल बॉर्डर बनाई। ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाई। इस इंटरनेशनल बॉर्डर के सबसे नजदीक जो जिला हेडक्वार्टर है वो तो हमने लिख दिया गंगानगर, और सबसे दूर स्थित जिला हेडक्वार्टर है वो हमने लिख दिया बीकानेर। ये बात हो गई, लेकिन यहां हमें 2 पॉइंट और भी ध्यान रखने हैं। वो 2 पॉइंट क्या है, देखो आप, ये बॉर्डर हमारी बाड़मेर पे खत्म हो जाती है। इस बाड़मेर के ठीक नीचे वाला जिला जो है वो हमारा जालोर है, और जालोर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा हेडक्वार्टर जो है, वहां से बाड़मेर का बाकासर गांव जो है ये बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत अधिक क्लोज है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, जालोर को मेंशन करके आपसे सवाल पूछता है, और वो क्या मेंशन करता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से या अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है। तो वहां हमें वो ये नहीं कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित जिलों में। अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे निकट का जिला हेडक्वार्टर कौन सा है, तब तो हम बता देंगे गंगानगर, क्योंकि उसने पर शब्द दे दिया है। तो पर की बात आते ही हम अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के 5 जिलों पर सीमित हो जाएंगे, फिर तो हमें 5 में से बताना है। लेकिन ये कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो हमारा आंसर होना चाहिए कौन सा, जालोर। ठीक है, तब हमारा आंसर जो सेट बैठेगा वो कौन सा आएगा, जालोर सही उत्तर आएगा। और अगर यही क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला हेडक्वार्टर कौन सा है, तो हम बीकानेर को नहीं बताएंगे, फिर हम बताएंगे धौलपुर को।
क्योंकि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला जो है वो कौन सा है, धौलपुर है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। तो हम वहां बताएंगे किसको, धौलपुर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक नजदीक लगने वाला जिला मुख्यालय जालोर का है। शायद ये रीट के कोई एक पेपर के अंदर एलिजिबिलिटी टेस्ट में या किसी में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, और तब तक बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं था। हालांकि हमारी क्लास में तो पहले से ऑलरेडी ये डिस्कशन मैंने जैसा आपके साथ किया वैसा तब भी किया था, लेकिन उस समय जब ये पहली बार आया था तब जालोर के ऊपर किसी का ध्यान नहीं था, सबने गंगानगर उत्तर को टिक किया था उसके अंदर, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड ने माना वो जालोर को सही माना इसके अंदर। तो जालोर हमारी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से सर्वाधिक निकट का क्या है, जिला मुख्यालय हमारा। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो आज की ये जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पहली जो सीमा थी हमारी उसकी कंप्लीट बातें सारी की सारी कवर कर ली है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर ये जो अपना मैप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके सारी बातें आप लिख लेना, है ना। इनका आरोही अवरोही क्रम पूछ लेता है, सीमाओं का क्षेत्रफल का आरोही अवरोही क्रम पूछ लेता है, सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, उनके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, ये राजस्थान के 5 जिले हैं और इन 5 जिलों की लगभग 12 तहसीलें हैं जो राजस्थान की बॉर्डर को टच करती है या इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करती है। ठीक है, अब इनमें भी क्या है, सबसे ज्यादा तहसीलें गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, ये भी याद रखना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ सर्वाधिक तहसीलें कौन से जिले की टच करती है, तो जैसलमेर मत कर आना, जैसलमेर में तो तहसीलें ही 2 ही है। ठीक है, सर्वाधिक तहसीलें टच करने वाला जिला हमारा कौन सा है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना इस पॉइंट को भी। ठीक है, 5 जिलों की टोटल कुल मिला के कितनी तहसीलें टच होती है बॉर्डर के साथ, 12 तहसीलें टच होती है, और उन 12 तहसीलों में 4 तहसीलें अकेली गंगानगर की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तहसीलों का एरिया जिसके साथ टच होता है वो हमारी कौन सी है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। वहां जैसलमेर मत कर आना आप, बाय द वे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा। ठीक है, हाँ जी, हाँ पीडीएफ डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, नो डाउट। ठीक है, चलो एक काम आप सभी लोग और करना, अपने 1-2 दिन के अंदर इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का अलग, सेकंड ग्रेड का अलग। तो आप सभी लोग एक बार के लिए अपने नंबर से मुझे एक बार मैसेज जरूर डाल देना। ठीक है, ताकि हम उस ग्रुप के अंदर भी कुछ जो चीजें रह गई है या कोई डिस्कशन इस प्रकार का होता है तो अपने लॉजिकल से डिस्कशन जो है वो उसके ऊपर जरूर करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी अपने उसके अंदर पीपीटी वगैरह जो भी है वो शेयर भी कर लिया करेंगे उसके अंदर, और आपके लिए थोड़ा सा और काम को आसान बना देते हैं कि आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ऐसी चीजें हो जो आपके समझ में नहीं आ रही हो तो वहां अपने उसको ग्रुप के माध्यम से भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार के लिए मैसेज डाल देना, 1-2 दिन के अंदर मैं ये ग्रुप क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसमें आपको और भी हम जो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं चीजें वो सारी उसके अंदर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ जी, कैसा लग रहा है ज्योग्राफी पढ़ के? धीरे धीरे हम फ्लो में आ जाएंगे, धीरे धीरे हम फ्लो में आ जाएंगे, थोड़ा सा हमें समय लगेगा एक बार के लिए। हाँ, नए जिलों के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मिलेगा, सेकंड ग्रेड में क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ये तो अभी अपने थोड़ा सा समय कम है, वरना तो ऐसी कोई क्वेश्चन की अप्रोच छोड़ता ही नहीं मैं जो आपके पेपर में आए और अपनी क्लास में ना हो। एक भी क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं छोड़ता किसी की भी। बस ये थोड़ी सी दिक्कत यही हो रही है कि अब अपने सेम टाइम पे तो ये वाली भर्ती तो आपको अपने हिसाब से ही देनी पड़ेगी भाई, है ना। इसमें तो मेरे पास ज्यादा जरिया बचता नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ करवा दूं। हाँ ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो हमारी वैकेंसी होगी उसमें आप शानदार जानदार वाला प्रदर्शन करेंगे, ये मुझे पता है। हाँ जी, नंबर आप कोई से भी डाल देना नंबर, वो जो दूसरे हेल्पलाइन नंबर है वो मेरे भी याद नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं अपने इसमें, बता देता हूं मैं आपको। 7568080466 इसके ऊपर कर लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ याद कर दो आप इसको, साथ साथ याद क्या, मैं ये कहता हूं आपको एक चीज और भी आप समझो थोड़ा सा, आप चीजों को पकड़ने की कोशिश मत करो आप। ठीक है, पकड़ोगे तो इतना बड़ा सिलेबस है आपका कि आप उसको कितना उसको कब्जे में लेने की कोशिश कर लोगे। आप टॉपिक के बारे में प्रैक्टिकल बनिए, आप टॉपिक के बारे में व्यवहारिक बनने की कोशिश कीजिए। व्यवहारिक कैसे बनोगे अब आप उसको खुद से अभ्यास कीजिए उसका, जैसे मैंने पढ़ा दिया, ये तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग पढ़ा दिया,
है ना। अब चीजें याद मेरे तो कभी याद नहीं होती ये चीजें, मैं आपको बताऊं, जितनी चीजें मैं बताता हूँ, कई बार पेपर क्लास के अंदर कुछ 2 बातें एक्स्ट्रा भी बताई जाती है, कई बार ऐसा होता है कि 1-2 बातें छूट भी जाती है ना। तो आप चीजों को याद नहीं कर सकते, आपको उनके प्रति प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जैसे वो आप कहते हैं ना कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें ईश्वर के राम नाम करने से बात नहीं बनेगी, ईश्वर के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है या याद हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस सब्जेक्ट के प्रति जुड़े हुए कितने हो, है ना, उसकी व्यवहारिकता को कितना जानते हो, ये जो चीजें पढ़ रहे हैं इनको प्रैक्टिकली आप कितना अपने अंदर समाहित कर सकते हो, वो करने की कोशिश किया करो आप। ठीक है, रट्टा मारोगे, याद करने की कोशिश करोगे। बहुत स्टूडेंट ऐसे पूछते हैं सर ये याद ही नहीं हो रहा है। याद करना क्यों है भाई? आपको अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया जाए कि राजस्थान की अवस्थिति और या राजस्थान की सीमाओं के बारे में एक लेख लिखिए, फिर तो आप सोचोगे सर याद ही नहीं आ रहा था वहां तो हमारे, है ना, याद ही 3-4 पॉइंट ही आ रहे थे। आपके सामने तो ऑप्शन बन के आएगा, तो आप ऑप्शन को देख के आराम से पहचान लोगे। तो याद युद्ध वाले चक्कर में मत पड़ना, याद नहीं करना है जमना। आपको जितना ज्यादा हो सकता है उतने ज्यादा इन टॉपिक्स के प्रति, इन क्लासेस को समझना है, समझ करके अपने अंदर इनको उतारना है। ठीक है, अपने अंदर उतारोगे ना, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं यहां से आपको 20,000 क्वेश्चन करवा दूं, 20,000 प्रश्न करवा दूं आपको, लेकिन आपके फाइनल पेपर में इनमें से कोई प्रश्न नहीं आएगा, कोई प्रश्न नहीं आएगा। क्या फायदा हुआ 20,000 प्रश्नों को याद करवाने का? लेकिन जब आप 20,000 प्रश्नों को सॉल्व करोगे ना, उनको सॉल्व करते समय आपसे क्या गलतियां हो रही है, कैसे उन प्रश्नों को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था, वो चीज हम नहीं कर पाए, इसकी वजह से हमारे प्रश्न गलत हो गए। नहीं, बुक नहीं है अभी तक, कोई बुक नहीं है मेरी कोई भी। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये जो पीडीएफ अपने कर रहे हैं, इसके एक बार के लिए तो चलो 2-4 दिन के लिए तो आप इसकी पीडीएफ से नोट करो, फिर कोई नोट्स बनवाने वाली व्यवस्था मैं सोच रहा हूं कि अपनी हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें ये सारी कंटेंट जो है वो अपने को प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाए। फिर भी मैं आपसे एक चीज कहूंगा, है ना, अब कहूंगा, लास्ट दिन तक कहूंगा कि जितना ज्यादा काम आप अपनी हैंडराइटिंग से करेंगे, अपने हाथ से करेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा काम आप अपने हाथ से करेंगे, आपको किसी दुनिया के टीचर की, किसी दुनिया की दूसरी किताब की जरूरत नहीं है। अब मान लो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊं और पॉलिटी के अंदर मैं आपको कह दूं कि अच्छी किताब है, एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है पॉलिटी की, आप उसको कर लेना। अब वो किताब ही 600 पेज की है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर 5 प्रश्नों के लिए 600 पेज की किताब कैसे पढ़े? बात भी बिल्कुल सही है कि उसको पढ़ने के लिए समय चाहिए हमें। तो फिर दूसरा तरीका उसका क्या है? उसका दूसरा तरीका ये है कि हम जो करवा रहे हैं वो आपको मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा नॉलेज कह रहा है कि मैं अपने हिसाब से जितने संभावनाएं एक प्रश्न की बन सकती है कहीं से, वो तमाम संभावनाओं को हम टच करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा क्या होगा, 100 में से अगर अपने 75 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड में, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं सेकंड ग्रेड में, तो अगर अपने 75-80 की रेंज में भी पहुंच जाते हैं, मान लो जितने क्वेश्चन हमारे मैटर में से आ जाए, और उनमें से आप कॉमन माइंड मिस्टेक 8-10% करके भी 65 क्वेश्चन बचाने में कामयाब हो गए अगर मान लो, तो अपना तो सिलेक्शन है ही है, कोई नहीं रोकने वाला है भाई। अब आपके ऊपर विश्वास करने की बात है जन, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे नोट्स या मेरी क्लास कवर करने के बाद में आपको किसी और दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आपको ये विश्वास हो रहा है कि हमने अब तक कई सारी गाइड आपके पास भी पढ़ी होगी, कई सारी बुक्स भी आपके पास पढ़ी होगी, है ना, गाइड से हालांकि मेरा वास्ता कम ही रहता है, ठीक है, गाइड वगैरह के साथ मेरा अटैचमेंट कम ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके पास कोई गाइड पड़ी है तो आप उसका इस्तेमाल अपने रिवीजन के तौर पर बिल्कुल कीजिए, है ना, रिवीजन के तौर पर वो आपकी एक सहायक सामग्री के तौर पर जरूर आपको करनी चाहिए, है ना। लेकिन 100% गाइड पे ही डिपेंड होके बैठ जाएंगे, 100% किसी कोचिंग या कि नोट्स पे ही डिपेंड होके बैठ जाएंगे, तो देखो ये दिन बार बार नहीं आएगा, ये वैकेंसी बार बार नहीं आएगी, आपकी उम्र बार बार इस बात की गवाही नहीं देगी कि मैं और तैयारी कर लूं, है ना। फेल्योर बहुत बड़ी चीज होती है, जब इंसान के जीवन में एक के बाद एक के बाद एक आना शुरू होती है ना, तब वो अगर घोड़ा होता है तो तब वो खुद को गधा समझने लग जाता है ना, उसको लगता है ये तेरे बस की बात है ही नहीं, जबकि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है वो जान ही नहीं पा रहा है खुद। तो ये पोटेंशियल आपका खुद का है, ठीक है, ये पोटेंशियल आपके खुद का है, ठीक है। हाँ, तो ज्योग्राफी जो है या कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब भी आपको यही लगेगा, ठीक है, कोई भी पार्ट करवाऊंगा तो आपको यही लगेगा कि सर ये चीजें तो अब तक हमने, तो हमारे पास जितना कंटेंट है, मटेरियल है, उसमें हमें नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब आप जो आपके पास मटेरियल है
उसको भी पढ़ो आप। तो वो पढ़ोगे तो आपका रिवीजन जरूर होगा, और रिवीजन के बाद में आपको ये भी पता चलेगा कि अपनी को कितनी चीजें पहले आ रही थी और अब कितनी नई चीजें हम और सीख गए, और कितने प्रश्नों को हमने सॉल्व करना सीख लिया, है ना। मेन बात जो है ना वो प्रश्न अभ्यास की, पीवाईक्यू का भी अभ्यास करेंगे, है ना, और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास है इसका भी अभ्यास करेंगे। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उसको अप्लाई करना। आप अप्लाई करना सीख गए उसी ज्ञान को कि पेपर को करते वक्त हमें क्या क्या करना चाहिए, तो हमारे लिए संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण तैयारी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, श्योर सिलेक्शन करवाओगे रेखा। आप बस अपने आप पे विश्वास रखिए, अपनी क्लास पे विश्वास रखिए, है ना, और ज्यादा कोशिश यही करें कि अपने जीवन में ज्यादा कोई भटकाव वाली स्थितियां ना बने। अगर आपने खुद को अपने आप को रोक लिया चीजों से, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोकेगा। ये तो बस थोड़ा सा समस्या ये है कि आपकी क्लास ऑफलाइन नहीं है। अगर ये क्लास ऑफलाइन हो ना अपनी, तो और शानदार काम कर लें अपने। लेकिन फिर भी आप ऐसा मत सोचना कि ऑफलाइन में कुछ ज्यादा अलग होगा, है ना। बस बात वही है कि वहां अपना कम्युनिकेशन जो होता है वो आमने सामने बैठकर हो जाता है, तो आपको थोड़ी ज्यादा ऊर्जा मिलती है उन चीजों से। हाँ, तो अंतिम बार ही मानकर तैयारी करना, है ना, ये लास्ट है, और इसी को हमें सफल बनाना है बस। बिल्कुल, यही चीज अपने अंदर होनी चाहिए, इसको करके ही अपने पार लगेंगे। हाँ, बाकी आप मेरे आपसे सब लोगों से ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके अंदर कुछ और स्टूडेंट्स को भी ऐड करने की कोशिश करें, है ना। सब चीजें बेहतर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई चीज अपने क्या के और उसके बाद में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, उससे नहीं होगा। टारगेट बैच अपना जो है इसका लक्ष्य ही एक ही है कि आपका सिलेक्शन निकले बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप अभी जमुना थोड़ा सा क्या है, ऑफलाइन को लेके हमारी पोस्टिंग प्लेस को लेकर के चक्कर चल रहा है ना, वरना तो ऑफलाइन पहले चल रहा था बैच, उसको पिछली भर्ती में समाप्त किए ही है। लेकिन अब बात यह है कि अगर मान लो पोस्टिंग कहीं दूर हो जाती है हमारी, ठीक है, मेरी हो चाहे जोशी जी सर की हो, तो फिर हमारे लिए थोड़ी दुविधा खड़ी हो जाएगी ऑफलाइन में। इसी वजह से थोड़ा सा वेट कर रहे हैं एक बार, शायद 15 सितंबर के आसपास सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, फिर अपने कोई इसके बारे में सोच पाएंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रयास ये भी रहेगा कि ऑफलाइन अपने इसको शुरू करें, तो ज्यादा बेटर रिजल्ट अपने लेके आ सकते हैं, है ना। वहां तो मैं आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, है ना, जैसे मेरा जो बैच था उसके अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, ठीक है। कोचिंग में अगर आप आओगे तो मोबाइल अलाउ नहीं है आपको। दूसरा, डीपीपी टेस्ट चलते थे, ठीक है, जैसे हम यहाँ एमसीक्यू क्लास कर रहे हैं, डीपीपी हम डेली करते थे। डेली प्रैक्टिस जो होती थी क्वेश्चंस की, वो डेली होनी है, ठीक है। 30 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो, उसका डेली पेपर होना है अपना। वो कल वाला जो टॉपिक था उसी के ऊपर बेस्ड पेपर होता है। तो यहाँ बैठ के तो आपके सामने मैं वो तमाम शर्तें लागू कर सकता हूँ जो मैं लागू करना चाहता हूँ, या सिलेक्शन के लिए जो मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आप अपने हिसाब से कर रहे हो सारी चीजें, तो मैं तो सिर्फ आपको गाइड ही कर पाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, जरूर होगी, है ना। अब अपने देखो, परेशानियां जो है ना वो अपने सबके जीवन में है रेखा, ये मानो आप। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानियां नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत सुखी हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं खुद को यह मानता हूं कि मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा दुखी हूं। आप लोगों से नहीं, मतलब आप लोगों की तुलना में मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो शर्तों में अब मैं रोजाना आपको कुछ ना कुछ कहूंगा, तो अपना मोबाइल का जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा सीमित करने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, आपको ये लगना चाहिए कि मैंने कल जो चीजें की थी ना, एकदम नहीं छूटेगी कोई चीज, एकदम नहीं छूटेगी, है ना। छोड़ोगे तो आपकी स्टडी भी इफेक्ट होगी। आप ऐसे करो कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मोबाइल में जो फ्लाइट मोड का ऑप्शन होता है, आप फ्लाइट मोड का ऑप्शन ऑन करके रख दो बस। फिर अपने सोने उठने का टाइम फिक्स कर लो एक, कि अपने को इस टाइम सोना है। उस टाइम कुछ दिन आप को लगेगा ऐसा कि मेरा डिस्टरबेंस हो रही है मेरे को। हाँ बिल्कुल, एकांत तो चाहिए चाहिए अपने को तैयारी के लिए, ये चीज तो जरूरी है ना। जहां अपनी लड़ाई जो है वो अनवरत बिना किसी रोक टोक के जारी रह सके, ऐसा तो हमें करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन अपने हाथ में, अपनी मेहनत के हाथ में है, सीधी सी बात है ना।
अपनी मेहनत अगर टक्कर की होगी तो अपना सिलेक्शन भी कोई नहीं रोकेगा। बात सारी अपनी मेहनत के ऊपर है। बिल्कुल यही चीज मैं कह रहा हूं आपसे। आप चीजें जो है ना वो थोड़ी अपने हिसाब से इनको कोशिश करो, अपनी तैयार हो। बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मतलब आप, है ना, अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करके देखते रहो। बिल्कुल, ये जितनी भी बाधाएं हैं ये आपके अपने स्वयं से पूरी होनी है ना, ये सबको आप स्वयं दूर कर लेंगे। आप एक बार आप कॉन्फिडेंस के साथ इस लाइन के ऊपर बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर बढ़ते रहिए, अच्छा कर लोगे, सब चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो आपके, आप तो सभी हिंदी के स्टूडेंट है ना, तो फिदाली साहब का वो एक शायर है कि ना किसी राहबर ना किसी रह गुजर से निकलेगा, तुम्हारे पांव का कांटा तुम्ही से निकलेगा, और वो बूढ़ा फकीर इसी गली में गाता है, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो जो खजाना है आपके सिलेक्शन का वो आप ही से निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप जितने प्रयास आप अपनी तरफ से करेंगे वो आपके लिए सब चीजें बढ़िया लेके आएंगे। बहुत बढ़िया, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है सब चीजों के लिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप बहुत भाग्यवान हैं। ठीक है, आप तमाम उन चीजों, आपके लिए सारी चीजें पॉजिटिव है, मैं ये कहता हूँ हर चीज आपके लिए पॉजिटिव है। जब फैमिली सपोर्ट हमारे साथ होता है तो सारी चीजें हमारे लिए सकारात्मक है, ये मान लो, फिर दुनिया की दूसरी कोई भी दुविधा कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ठीक है, तो आप सब लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जल्दी ये सेकंड ग्रेड का पेपर हो जाए थोड़ा सा, है ना, काफी सारे बच्चे अभी इसमें भी लगे हुए हैं, तो मैं क्लासेस ज्यादा बढ़ा नहीं रहा हूँ। बाकी जैसे ही अपने 7 सितंबर का टाइम आएगा उसके बाद में 3 से 4 क्लासेस में आपकी रेगुलर कर दूंगा इसके अंदर, तो बहुत जल्दी अपने सिलेबस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाए। हाँ जी, ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप सभी लोगों ने आज अच्छा अपने वार्तालाप भी हुआ साथ साथ में क्लास में। चलो कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए आप।